दोस्तों, एक आम लड़का जिसे बचपन से ही ट्रेनिंग देकर एक खतरनाक निंजा बना दिया गया, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो पूरे निंजा समुदाय को ही खत्म करने की ठान लेता है। इस मूवी का नाम है निंजा असैसिन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक याकुजा को देखते हैं जो कि अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रहा था। वहाँ उसके लिए किसी ने एक एनवलप भिजवाया था, लेकिन जब उसने वो एनवलप खोला तो उसमें लेटर की जगह काली रेत निकली, जिसे देखकर वो टैटू आर्टिस्ट घबरा गया और कहने लगा कि जब किसी को ये काली रेत मिलती है तो उसका मतलब होता है कि उस इंसान की मौत आ चुकी है। उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तलवार के हमले से बच गया क्योंकि उसका दिल राइट साइड था। अब जब उसने बताया ये काम निंजा का है तो वो याकुजा उस पर हंसने लगा। तभी अचानक बिजली की रफ्तार से एक निंजा ने उसके साथी को बीच से काट दिया। निंजा इतना तेज था कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी देखते देखते उस निंजा ने उसकी पूरी गैंग को ही खत्म कर दिया और फिर अचानक उस याकुजा को भी बीच से काट दिया। इसके बाद वो निंजा बाहर आया। असल में वो निंजा किसी को इसलिए नहीं दिखते थे क्योंकि अगर जरा सा भी अंधेरा होता था तो वो उसका फायदा उठाकर अपनी स्पीड से लोगों को मार देते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम बर्लिन शहर के यूरोपोल हेडक्वार्टर को देखते हैं। मीका नाम की एक ऑफिसर शहर में हो रहे बड़े लोगों के मर्डर्स के केस पर काम कर रही थी। उसे लगता था कि ये सारे मर्डर्स निंजा समुदाय के लोग कर रहे थे। ये बात वो मास्लो को भी बताती है, लेकिन मास्लो को लगता था कि निंजा सिर्फ फिल्मों में होते हैं। तब मीका अपनी बात को साबित करने के लिए मास्लो से 1 घंटे का समय मांगती है। तब मीका उसे बताती है कि वो समुदाय किसी को मारने के लिए उसके बदले में 50 किलो सोना मांगते हैं। मीका मास्लो को इसके कुछ सबूत भी दिखाती है। वो कहती है कि ये समुदाय बच्चों को चुराकर उन्हें हत्यारा बनाते हैं। सबूत देखने के बाद मास्लो को उसकी बातों पर थोड़ा सा भरोसा हुआ, लेकिन उसे मीका पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं था। इसके बाद हम राइजो को देखते हैं जो कि अपने लिए वॉशिंग मशीन खरीदने आया था। वहाँ राइजो को ये लड़की मिलती है। राइजो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये लड़की उसी समुदाय से है। तब वो लड़की राइजो पर अटैक कर देती है। इनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर दुकान का मालिक नींद से जागता है और बाहर आकर चेक करता है। वो देखता है कि उसी लड़की के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े उसकी वॉशिंग मशीन में पड़े हैं। खैर, इधर मास्लो को उसके दोस्त ने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो कि मीका की तरह ही निंजा समुदाय के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उस आदमी की बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसलिए अब मास्लो मीका के काम की तारीफ करने लगा। इधर राइजो अपने घर पहुंचा। वहां उसकी मकान मालिक उससे कहने लगी कि वो किसी जरूरी काम के लिए राइजो की परमिशन के बिना ही उसके घर में चली गई। वो राइजो से इसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों रहता है और चारों तरफ सिर्फ सूटकेस ही सूटकेस हैं। ये सुनते ही राइजो तुरंत जाकर उन सूटकेस को चेक करने लगा क्योंकि उन सूटकेस में उसके सभी हथियार रखे थे। दरअसल राइजो भी एक निंजा है। अपने हथियारों को देखने के बाद उसे अपना बचपन याद आ गया जब उसे निंजा बनने के लिए लाया गया था। वहाँ इस मास्टर ने राइजो को सभी से मिलवाया और कहा कि ये हमारे परिवार का एक नया सदस्य है। इसके बाद जब सभी बच्चे खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो ये मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा खून है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर बह रहे खून को कंट्रोल करना होगा। मास्टर उन्हें समझाने के लिए अपना हाथ काटता है और अपने खून को बहने से रोककर दिखाता है। अगली सुबह राइजो की एक दूसरे बच्चे के साथ फाइट कराई जाती है जिसका नाम तकेसी है। वहाँ राइजो उस बच्चे से बड़े आसानी से जीत गया, लेकिन राइजो को उस दूसरे बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा। इसके बाद राइजो की बिना आवाज किए चलने की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में हल्के पैरों से चलना सिखाया जाता था। यहाँ राइजो उस ट्रेनिंग में थोड़ी गलती कर देता है, इसलिए सजा के तौर पर उस मास्टर ने राइजो के पैरों में मार मार कर उसका बहुत खून निकाल दिया। उसी रात राइजो अपने पैरों के जख्मों की वजह से सो नहीं पा रहा था। तभी उन बच्चों में से किरिको नाम की लड़की आती है जो राइजो के जख्मों पर दवा लगाती है। राइजो अक्सर अपने बचपन को याद करता रहता था क्योंकि उसका बचपन बहुत बुरा बीता था। इधर मीका मिसिस सैबेटिन से मिलने जाती है क्योंकि उसका पति भी निंजा समुदाय के खिलाफ छानबीन किया करता था। उसने मीका को बताया कि उसका हस्बैंड किसी से नहीं डरता था, लेकिन एक दिन एक आदमी उससे मिलने आया
और उस दिन के बाद उसके पति ने घर के चारों तरफ कैमरे और लाइटें लगवा दी। वो अपने घर के आसपास जरा सा भी अंधेरा नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन वो लाइटें बुझ गईं और उसके पति को मार दिया गया। वहाँ मिसिस सैबेटिन मीका को उसकी रिपोर्ट दिखाती है जो उसके पति ने बनाई थी। मीका वो रिपोर्ट लेकर अपने घर आ गई। उस रिपोर्ट में मीका को एक टेप मिली जिसमें वो राइजो को देखती है जो मिस्टर सैबेटिन की मौत से पहले उससे मिलने आया था। इधर राइजो जो कि अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहा था, वो फिर अपने बचपन के बारे में सोचने लगा जहाँ राइजो थोड़ा बड़ा हो चुका था। राइजो की फाइट दोबारा तकेसी से कराई गई, लेकिन इस बार उसने धोखे से राइजो के सर पर हमला कर दिया जिससे राइजो के सर से खून निकलने लगा। मास्टर राइजो से कहने लगा कि तुम इस छोटी सी चोट को दर्द समझ रहे हो। तब वहाँ मास्टर राइजो को असली दर्द का एहसास करवाता है। इसके बाद मास्टर ने राइजो को एक अलग कमरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब मास्टर उसके पास गया तो उसने देखा कि राइजो अपने दर्द को भूल चुका है और अभ्यास कर रहा है। ये देखकर मास्टर उससे बहुत खुश हो गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ गई जहाँ मीका से एक एजेंट मिलने आया जो उसके और मास्लो के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछने लगा। साथ ही उसने मीका से कहा कि तुम इस केस पर काम करना बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मीका मास्लो से मिलने गई और उसे सारी बातें बताई। यहाँ मास्लो सब समझ गया कि निंजा समुदाय की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। उनके भी हर एक काम पर नजर रखी जा रही थी। खैर, इसके बाद मीका अपने घर गई और उस समुदाय के बारे में ज्यादा जानने के लिए वो उस रिपोर्ट को पढ़ने लगी। इधर राइजो फिर से अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। ये वो टाइम था जब किरिको ने वहाँ का एक नियम तोड़ दिया। तब राइजो ने उसे बताया कि मास्टर रूल तोड़ने वालों को बहुत बुरी सजा देता है। राइजो किरिको से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने दिल की बात उससे कभी कह नहीं सका। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि राइजो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने हथियारों से प्रैक्टिस कर रहा था। तब राइजो को याद आया कि कैसे बचपन में उसे आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। राइजो को हर काम में परफेक्ट ट्रेनिंग दी गई थी। वो समय के साथ एक बेहतरीन निंजा बनता जा रहा था। अब अगले दिन किरिको की भी फाइट कराई गई जिसमें वो भी आसानी से जीत गई, लेकिन वहाँ का एक नियम था कि जीतने वाला हारने वाले के चेहरे पर चाकू से एक निशान बनाएगा, लेकिन किरिको ऐसा करने से मना कर देती है। फिर क्या, मास्टर को गुस्सा आ गया। उसने चाकू उठाई और किरिको के चेहरे पर ही वो निशान बना दिया और सजा के तौर पर उसे रात भर एक पिंजरे में बंद करके बाहर रखा गया। राइजो चोरी छुपे किरिको से मिलने गया और उसे पानी पिलाया। राइजो ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम यहाँ का कोई नियम नहीं तोड़ सकती। दरअसल किरिको इस कैद खाने से आजाद होना चाहती थी। वो बाहर आम लोगों की तरह अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। इसलिए एक रात किरिको वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। राइजो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि वो जानता था कि किरिको यहाँ से नहीं भाग सकती। किरिको उसे अपने साथ चलने को कहती है पर राइजो नहीं जाता। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मास्लो मीका से मिलने आया। वहाँ मास्लो ने उसे बताया कि हमारी जान को खतरा हो सकता है। मास्लो को पता चल गया था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने मीका की सेफ्टी के लिए उसे एक गन दी। अब जब मीका अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बिल्डिंग की लाइट काट दी गई है। मीका डरते हुए अपने फ्लैट में पहुंची। वहां उसे कुछ ठीक नहीं लगा। तभी मीका को वहां वो एनवलप मिला जिसमें काली रेत भरी थी। इसका मतलब था कि अब मीका मरने वाली है। तभी वहां एक निंजा ने मीका पर अटैक कर दिया। तभी एक दूसरे निंजा ने मीका की जान बचा ली। वो निंजा और कोई नहीं, खुद राइजो ही था। उसने मीका से कहा कि ये छोटी मोटी गन तुम्हें उनसे नहीं बचा सकती। तभी वहां और भी निंजा आ गए, लेकिन उनके आने से पहले ही राइजो और मीका वहां से निकल गए। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली गई। किरिको जो वहां से भाग तो गई थी, लेकिन उन लोगों ने उसे दोबारा पकड़ लिया। किरिको को इस काम के लिए सजा मिलने वाली थी, जो थी मौत। उसे राइजो के सामने ही मार दिया गया। राइजो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उस दिन से उसने ठान लिया कि वो इस समुदाय को खत्म करके रहेगा। प्रेजेंट टाइम में मीका राइजो से कहती है कि तुम उस निंजा समुदाय से हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, ऐसा क्यों? तब राइजो ने उसे बताया, एक दिन मास्टर उसके जीवन का पहला मर्डर करवाने के लिए उसे लेकर गया था, जहां उसे एक आदमी को मारकर उसकी सोने की घड़ी चुरानी थी। राइजो उस आदमी को मारकर वो घड़ी ले भी आता है। तब मास्टर उससे बहुत खुश हुआ। वहाँ मास्टर एक लड़की को पकड़ कर लाया जिसने किरिको की तरह ही वहाँ से भागने की कोशिश की थी। मास्टर राइजो को उसे मारने को कहता है, लेकिन तब राइजो ने उस लड़की को न मारकर मास्टर पर ही अटैक कर दिया, जिसमें मास्टर बहुत जख्मी हो गया। लेकिन राइजो वहाँ अकेला पड़ गया और सभी निंजा ने मिलकर उसे बहुत मारा और बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया।
वो तो राइजो की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। राइजो मीका की मदद से मास्टर तक पहुंचना चाहता था। मीका भी उसकी मदद करने के लिए मान गई। इसलिए उसने 1 से भले 2 और 2 से भले 3 करने के लिए मास्लो को फोन किया और उससे मदद मांगने लगी। मास्लो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब मीका राइजो को उसके पास लेकर गई, मास्लो वहां पहले से ही पूरी आर्मी लेकर आया था। वो राइजो को पकड़कर एक खुफिया जगह लेकर गया। मीका ने मास्लो को बहुत समझाया, लेकिन राइजो मास्लो की नज़र में एक वांटेड था। मास्लो ने मीका से कहा कि अगर वो यहाँ रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, वरना बाहर वो मारा जाएगा। इसके बाद मीका राइजो से मिलने गई। वो इन सब चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगती है। वहाँ राइजो ने उसे बताया कि वो लोग यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। मीका ने तुरंत ये बात मास्लो को जाकर बताई, लेकिन मास्लो ने कहा कि हमारे पास पूरी आर्मी है, वो निंजा हमसे जीत नहीं सकते। तभी अचानक वहाँ की सभी लाइट बंद हो गई। वो निंजा वहाँ सभी को मारने लगे। किस्मत से मीका को उस लॉकअप की चाबी मिल गई जहाँ राइजो बंद था। मीका ने जाकर राइजो को खोल दिया। जब वो दोनों बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी आधी से ज़्यादा आर्मी मारी जा चुकी है। तब राइजो ने मीका से कहा कि तुम ऊपर जाकर कार में मेरा इंतजार करो। इसके बाद वहाँ राइजो अकेला ही उन सभी निंजा से लड़ता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता था, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। इधर मीका, जो कि कार में उसका इंतजार कर रही थी, उस पर एक निंजा ने अटैक कर दिया। इसलिए मजबूरन मीका को राइजो के बिना ही वहाँ से भागना पड़ा। राइजो, जो कि बहुत जख्मी हो चुका था, वो भागता हुआ रोड पर पहुँच गया। वो सभी निंजा उसका पीछा कर रहे थे। वो राइजो को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ मीका कार लेकर आ गई और राइजो को बचाकर एक सेफ जगह ले गई। यहाँ मीका के दिमाग में एक प्लान आया। उसके पास एक जीपीएस था जो मास्लो ने दिया था। मीका ने जीपीएस ऑन करके राइजो के पैंट में डाल दिया और जाकर छिप गई। कुछ देर बाद वो निंजा वहाँ पहुँचे और राइजो को अपने साथ ले गए। इसके बाद जब मास्लो वहाँ पहुँचा तो मीका ने उसे बताया कि वो निंजा राइजो को पहले ही ले गए। इधर वो लोग राइजो को एक कंटेनर में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ राइजो ने भी मास्टर की तरह ही अपने खून पर काबू पाकर अपने जख्मों को भर लिया। राइजो को मास्टर के सामने ले जाया गया। वहाँ मास्टर ने उससे कहा कि तुम ऐसे निंजा हो जिसमें मैं अपनी झलक देखता था, लेकिन अब तुम्हें गद्दारी करने की सजा मिलेगी। वो राइजो को सबके सामने वैसे ही मारने वाला था, लेकिन राइजो अपने साथ जीपीएस को लाया था, इसलिए सही वक्त पर मास्लो और मीका वहां पहुंच गए। वो पूरी प्लानिंग करके आए थे, इसलिए अचानक हमला होने की वजह से कई निंजा मारे गए। वहां राइजो के सामने तकेसी आ गया, जिसने किरीको को भी मारा था। इसलिए उसे देखते ही राइजो के सर पर खून सवार हो गया और एक ही झटके में राइजो ने उसका खेल खत्म कर दिया। इसके बाद राइजो मास्टर के पास गया, लेकिन मास्टर राइजो से कई गुना ताकतवर था। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर ने लड़ने के कुछ तरीके अपने किसी भी स्टूडेंट को नहीं सिखाए थे। वहाँ मीका राइजो की मदद करने आई, लेकिन वहाँ मास्टर ने तलवार को मीका के सीने के आर पार कर दिया। अब ये देखने के बाद राइजो को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके मास्टर के 2 टुकड़े कर दिए। राइजो मीका की मौत से बहुत दुखी हुआ। वहाँ सभी को लग रहा था कि मीका मर गई, लेकिन मीका की सांसें अभी भी चल रही थीं, जिससे मीका को बचाया जा सकता था। अब मूवी की आखिर में राइजो किरीको को याद करने लगा और उसी की तरह ही उस 4 दीवारी से भागकर उसने किरीको को श्रद्धांजलि दी, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।